तो साथियों सीडीपी का जो आपका प्रैक्टिस सेट है 5 यानी कि 5 नंबर का है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। क्वेश्चन क्या है कि सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है। तर्क क्या कह रहा है समझिएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। तो सही विकल्प चुनना है। क्या करना है? सही विकल्प चुन करके आंसर बताना है। अब देखिए सही विकल्प ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, क्या ये हो सकता है? आर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। तो क्या होगा? देखिए सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता, यह कथन सत्य है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खेलने का अवसर नहीं मिल पाता है। ठीक है। और सामाजिक आर्थिक कारकों जैसे जिम्मेदारियां आ जाती है, सांस्कृतिक मानदंडों जैसे विभिन्न कारणों से कई बच्चे के पास अपने बचपन के दौरान खेलने के यानी कि क्या नहीं हो सकता है, यानी समान अवसर समय नहीं हो सकता है। तो ये वाला मान लो आपका सही है। ठीक है। अब देखो कथन यानी कि सही व्याख्या करता है, यानी ए और आर की दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ए की क्या कर रहा है? आर सही व्याख्या करता है ए की। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह के अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा साथियों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पढ़िए कि बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उनके वातावरण पर निर्भर करता है। ऑप्शन दो सेकंड वाला है, केवल आनुवंशिक कारक ही बच्चे के विकास को निर्धारित करते हैं। थर्ड है, बच्चे के विकास को आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रियाएं करते हैं। अगला है, बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों एवं आनुवंशिकता एवं वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो बताइए विकल्प सेकंड, थर्ड या फोर्थ, या फर्स्ट और फोर्थ कौन सा सही हो जाएगा? समझो कि बच्चे के विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन है। अब बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उनके वातावरण पर निर्भर करता है, समझ गए? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है। अब थर्ड सेकंड देखो, केवल आनुवंशिक कारक ही बच्चे के विकास को निर्धारित करते, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन थर्ड वाला, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता हो गई व वातावरण एक दूसरे के परस्पर अंतःक्रिया करते, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चे के विकास के लिए विभिन्न आयामों में आनुवंशिकता और वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड और फोर्थ वाला। आपका थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर सही हो जाएंगे। ठीक है भाई, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और दोनों कारक परस्पर क्रिया करते हैं, जैसे बच्चे में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में योगदान करते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विकास की प्रक्रिया बहुयामी होती है, एक रूपी होती है, रैखिक होगी, स्थिर होगी, कैसी होती है बताओ? तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो भैया कैसी होती है? बहुयामी होती है। कैसी होती है? बहुयामी होती है। ठीक है। विकास एक जटिल और बहुयामी प्रक्रिया, इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक व नैतिक विकास सहित विभिन्न पहलुओं और आयामों को शामिल किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बच्चों के विकास की दिशा होती है, प्रत्येक बच्चा कैसा होता है? एक जैसी अपनी गति को विकसित कर होता है या अलग अलग अपनी गति से विकसित होता है? थर्ड नंबर है, एक जैसे समान रूप से विकसित होता है। फोर्थ नंबर है, अलग अलग समान रूप से विकसित होता है। तो कैसा होता है?
देखो बच्चा जो होगा वो कैसा होगा, उसकी विकास की दिशा कैसी होती है, अलग अलग, और अपनी गति से विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। भाई बच्चा क्या है, बच्चे के विकास ना केवल प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है, बल्कि बच्चे का विकास जो होता है वो अलग अलग दरों पर भी होता है। ठीक है, तो जैसे आनुवंशिकी, पर्यावरण, अनुभव और व्यक्तिगत विशेषताएं जैसे कारक बच्चों के विकास की गति और दिशा में अंतर में योगदान करते हैं। समझ गए, इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विकास का समीपस्थ दूरमुखी सिद्धांत किससे संबंधित है। तो शारीरिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, भावनात्मक विकास से, व्यक्तित्व विकास से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो विकास है वो शारीरिक विकास है, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास। ठीक है, समझ गए साथियों। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किशोरों में सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्था है। मीडिया, किताबें, धर्म, परिवार, किताबें, कानून, कानून, किताबें, परिवार, कानून, धर्म, परिवार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है कि किशोरों में जो सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीडिया, किताबें और धर्म। ठीक है, आपका आंसर नंबर ए वाला सही हो जाएगा। देखिए मीडिया का क्या होता है भाई, किशोर हो गए, मीडिया अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जिनमें टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब मीडिया से। किताबें क्या होती, किताबों में साहित्य जैसी पठन सामग्री किशोरों को विविध दृष्टिकोण, ज्ञान और विचार प्रदान करती है। धर्म क्या होता है, देख रहे हो कि धर्म जैसे नैतिक मूल्य, नैतिकता, मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करने को सामाजिकरण में भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पियाजे मानसिक संरचना जो सोच का आधार है के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा, संतुलीकरण, परिपक्वता, स्कीमा या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखो अगर भाई किसकी बात करें हम, पियाजे की, तो पियाजे ने स्कीमा को किसको बनाया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, बाकी गलत हो जाएगा, आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। यानी मानसिक संरचनाओं के वर्णन करने के लिए पेश किया है, जो व्यक्ति अपने अनुभवों और आपस की दुनिया को व्यवस्थित करने को समझने के लिए उपयोग करते हैं। अब स्कीमा यानी स्कीमा क्या होता है, स्कीमा चिंतन की बुनियादी निर्माण खंड है, जो नई जानकारी और अनुभवों की व्याख्या के लिए ढांचे के रूप में कार्य करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति विकास करते हैं, नया नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनकी योजनाएं विकसित होती हैं और जटिल हो जाती हैं, जिसमें नई स्थितियां और चुनौतियों के अनुकूलन होने की अनुमति मिलती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा। ठीक है, आगे बढ़े भैया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा सही युग्म है। संवेदी चालक अवस्था, संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, तर्क का मूर्त समस्याओं पर प्रयोग। अमूर्त सकारात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक कार्यों की शुरुआती जीवादी सोच। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग देखो भाई कमेंट किया करिए, कमेंट से ही तो मजा आने वाली है। जैसी भी क्लास लगती हो आप सभी को तो कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ठोस या मूर्त वस्तुओं को घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की उपलब्धि होती है। ठीक है,
विशेषता होती। इस अवस्था में बच्चे संरक्षण और क्रमबद्धता जैसे कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3 वाला, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, तर्क व मूर्त समस्याओं का पर प्रयोग। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेलों करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी, चालक और परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार के आधार पर संज्ञान करने और ले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक प्रतिनिधित्व, अनैच्छिक क्रिया और स्कीमा, अनुबंधन या वस्तु स्थायित्व। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर भैया जो हो जाएगा वो आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मानसिक। तो मानसिक प्रतिनिधित्व क्या होती है कि आंतरिक मानसिक छवियों व प्रतीकों को बनाने और सक्रिय करने की क्षमता को संदर्भित करता है, जैसे वस्तुओं, घटनाओं या कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वर्तमान में मौजूद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है। ठीक, वह प्रतिकारकों द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत किस स्तर पर है? तो बताइए कौन सा सिद्धांत कौन से स्तर पर हो जाए? तो देखो, अगर इसकी बात करें तो कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत यानी कितने चरण हो? 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। और चरण कितने हैं भैया? 6 चरण है भाई। तीनों चरण के तीनों स्तर के कितने? 2-2 चरण हो गए, तो 6 हो गए। 6 चरणों के 3 स्तरों से व्यवस्थित किया गया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो कि माहिरा का मानना है सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है। वह प्रतिकारों तो देखिए वह प्रतिकारों लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नैतिक समझ एक पूर्व पारंपरिक स्तर को दर्शाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व पारंपरिक, यानी कि 4th वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? अनुकरण करना, संगठन, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुकूलन। सभी लोग बता लोगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास अधिक जानकार व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से तौर पर सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। अब उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी कि ZPD, ठीक है, ZPD की अवधारणाओं का परिचय दिया। समझ गए? तो इसीलिए सामाजिक अंतर। देखिए सामाजिक जहां से यानी कि वाइगोस्की पूछ रहा है तो वाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास की बारे में बात की थी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यह विचार किस भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की साहब के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर,
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अनुकूलन, सजा, रटकर स्मरण या सांस्कृतिक उपकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में, तो इनके लिए हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण। यानी कि लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके अक्सर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो समझ गए, जहाँ लेव वाइगोत्स्की आ जाए और या सांस्कृतिक हो जाए या सामाजिक दे रखा हो तो समझ लो वही राइट आंसर हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है। राम के जगहों को पहचानने या उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि नौचा चाल या कौशल है। हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार राम किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिकवादी, अंता, व्यक्तित्व या स्थानिक या संगीतमय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक बुद्धि है। कैसी बुद्धि है? हार्वर्ड गार्डन बहुविधि सिद्धांत के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, जिसे यानी कि क्या कहते हैं, IQ से पारंपरिक दृष्टिकोण से होती है। गार्डन द्वारा पहचानी गई बुद्धियों में से एक स्थानिक बुद्धि है। ठीक है, कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी इन्होंने? आप सभी को कमेंट करके बताना कितने प्रकार की हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि बताई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? छात्रों की तैयारी का स्तर क्या है, या मूल्यांकन की कौन सी विधि मुझे शिक्षा शास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी? मैं छात्रों का नामीकरण व पृथकीकरण कैसे कर सकता हूँ? या अगला 4th क्वेश्चन आंसर है, अलग अलग छात्रों को के सीखने की अवस्था के बारे में पता लगाने और विभिन्न तरीके क्या हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर में, छात्रों का नामीकरण व पृथकीकरण कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। यदि पाठचर्या में उसे लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते। सही विकल्प चुनें। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यानी पहले पढ़ लो, एक समावेशी जैसे कक्षा है तो कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठचर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। भाई अगर देखो, एक समावेशी कक्षा का लक्ष्य सभी छात्रों के लिए समान शैक्षिक अवसर और सहायता प्रदान करना है। ठीक है, जिसमें विविध अधिगम की जरूरत वाले छात्र भी शामिल हैं और पाठचर्या समायोजन अनुकूलन हो सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं। प्रत्येक छात्र पाठचर्या तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके और उनसे जुड़ सके। ठीक है, तो ये सब मतलब क्या हो सकता है? अब तर्क आ रहा है जो गलत है। यदि पाठचर्या में उसे लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं। क्यों नहीं सीखेंगे? अगर बच्चे को लचीलापन नहीं मिलेगा तो बच्चे तभी तो सीखेंगे जब बच्चों को लचीलापन मिलेगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर देखोगे तो आर और ए दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखो यह सत्य नहीं है कि यदि पाठचर्या में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चों प्रभावी ढंग से नहीं सीखते। वास्तव में अनुकूलित दृष्टि के अक्सर अधिगम को परिणाम को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर यानी ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है? विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए या अनन्य स्कूलों का प्रावधान है? केवल लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की जरूरत है जिसमें केवल दिव्यांग बच्चे शामिल हो?
बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक और किसी भी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी को बच्चे शामिल करना क्या हो जाएगा? सभी लोग समझ सकते हो, इसका राइट आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा, यानी कि जो बड़ा है वही राइट हो जाएगा। भाई विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरत पूरा करने के लिए अन्य स्कूलों के प्रधान गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ नंबर वाला हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है कि स्थिर नहीं है, बैठ सकता है, तो विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती हैं? स्वालीनता, ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार, पठन वैकल्य या गतिक विकलांगता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई देखो, अगर बच्चे की बात करी जाए, किसकी बात कर रहे हैं? बच्चे की। यानी एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में क्या हो रही? कठिनाई होती है, समझ गए होंगे। और वह बेचैन हो जाता है। भाई अगर आप सभी लोग बच्चे को पढ़ा रहे, अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रही है ठीक, तो अपना मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ध्यान नहीं लग पाता, लेकिन वो बेचैन होते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, और वो स्थिर नहीं बैठ सकता। अब बच्चा स्थिर थोड़ी ना बैठेगा। लिए विशेषता किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार। ठीक है, देखो ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार वाले बच्चों को अक्सर अपना ध्यान बनाए रखने में क्या होती है? कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है और स्थिर नहीं बैठ सकता। वे अतिक्रियाशीलता और आवेगपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, जो उन कार्यों में संलग्न होने पर उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर सेकंड नंबर वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन आ गया, प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी शैक्षणिक संशोधन में लाभ नहीं मिलता है कि उनकी रुचि के अनुसार। प्रतिभाशाली बच्चों यानी कि उनकी रुचि के अनुसार जटिल कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, को अपने साथियों की तुलना में हमेशा उच्च भावनात्मक परिपक्वता द्वारा पहचान किया जा सकता है। को सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती हैं जिसे वे अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, बाकी सब गलत है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती हैं और जिन्हें अक्सर कक्षाओं में क्या कर दिया जाता है? नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखो समझ गए होंगे, प्रतिभाशाली बच्चों में अद्वितीय संज्ञानात्मक क्षमता के प्रतिभाएं होती हैं जो उन्हें अपने साथियों से अलग करती है। अब ये चीज समझ गए ना, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? व्हीलचेयर, पहिए कुर्सी, बड़ी मुद्रित किताबें, शब्द सुझाव सॉफ्टवेयर या स्पर्श सामग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा व्हील चेयर। ठीक है, पहिया कुर्सी। तो समझे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 21, निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर बताएं आप सभी लोग, क्या हो जाएगा? अब देखो निम्न में कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? तो लक्ष्यों की पूर्ति करने की खुद को संतुष्टि, यही जो होगा वो आगे बढ़ाने को बढ़ावा देता है। देखो लक्ष्यों की पूर्ति को खुद को संतुष्टि, सीखने को अभिप्रेरणा, अनुकूलित करने में संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा जो व्यक्ति संतुष्टि और रुचि और उपलब्धि की भावनाओं से प्रेरित होती है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन, मध्य विद्यालय में बच्चों को सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते हैं? ये चीज बहुत ध्यान रखना आप सभी लोग।
खेल सामग्री के साथ प्रयोग, साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत, बार बार वेधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बार बार वेधन। क्या हो जाएगा? बार बार वेधन। यानी बार बार वेधन हालांकि कुछ तथ्यों की अवधारणाओं को बारी बारी से याद करने में मदद कर सकता है। आमतौर पर इसे अधिगम का अधिक निष्क्रिय रूप माना जाता है। ठीक है, इसे अधिगम का क्या कहा जाता है? अधिक निष्क्रिय रूप माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत आसान होता है, बस थोड़ी चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। आप सभी को पेपर बहुत आसान निकल जाएगा। ये देखिए, चाहे पेपर आपका फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, आपके दोनों पेपर बहुत आसानी से निकल सकते हैं। बस थोड़ा चीजों को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना। आप शिक्षा की क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। शिक्षा की समसामयिक नीतियां जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती कि स्कूलों में शिक्षा द्वारा होनी चाहिए अनुकूलन, निष्क्रिय अनुकरण, प्रत्यक्ष निर्देशन या खोज अन्वेषण। तो समझ ही गए होंगे, जहां पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो खोज एवं अन्वेषण हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो, खोज एवं अन्वेषण यह दृष्टिकोण छात्रों को सहयोगात्मक रूप अवधारणाओं को सक्रिय रूप से खोजने और जानने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 इस तरह के आधुनिक दृष्टिकोण को सक्रिय अनुभवात्मक शिक्षण विधियों पर जोर देते हैं, जो छात्रों को स्वयं अवधारणा, मतलब बच्चा चीजों को खोजेगा और उनका अन्वेषण करेगा, खोज और अन्वेषण करने प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, अगर बात करें और चीजों की, जैसे खोज और अन्वेषण को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियां में शामिल होने से छात्रों में विषय वस्तु गहन समझ विकसित होने, ज्ञान के समर्थन तरीकों से बनाए रखने के लिए अधिक संभावना होती है। तो इसलिए राइट आंसर फोर्थ वाला होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने आकलन के संदर्भ में सही नहीं है? आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक समग्र हिस्सा होना चाहिए। आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम के द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। या आकलन एक समय अवधि के दौरान होने वाले बच्चों के अधिगम को प्रगति के बारे में जानने के लिए किया जाना चाहिए। आकलन विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग करते हुए विधियों के रूप में होना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, आकलन की बात है तो आकलन यानी कि यह सिर्फ साल के अंत या कागज कलम परीक्षणों तक ही सीमित नहीं है। इसके बजाय समय के साथ और विभिन्न संदर्भों में छात्रों की अधिगम के प्रगति को समझने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग करते हुए आकलन निरंतर और विधियों में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सेकंड वाला, आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यही गलत है भाई, कभी भी आकलन कर सकते हो। अब आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया समग्र हिस्सा होना चाहिए, सही है। ठीक है, आकलन एक समय में अवधि के दौरान होने वाले बच्चों को अधिगम प्रगति के बारे में जानने के लिए किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, यही सही नहीं है आपका सेकंड वाला। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने में महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा? बच्चे बिल्कुल अपने साथ महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। भाई शिक्षक है, टीचर है, तो बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा है, अगर उसके अंदर कोई चीजें हैं तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। और बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, ये भी वही इस बात सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और ए और आर की व्याख्या करता है, तो आपका ए नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण और कारकों को मानते हैं, तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंतरिक नियंत्रण योग,
या आंतरिक अनियंत्रित, बाहरी नियंत्रण योग या बाहरी अनियंत्रित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए वाला हो जाएगा, आंतरिक नियंत्रण योग। बाकी ये आपके तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखो भाई, जब बच्चा किसी कार्य को अपनी असफलताओं का कारण आंतरिक और नियंत्रण योग को ही मानते हैं, इसका यह अर्थ है कि उनका मानना है कि उनकी असफलता का कारण उनके नियंत्रण में कुछ है और वे बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी मानता है कि गणित की परीक्षा में असफल हो गया क्योंकि उसने पर्याप्त अध्ययन नहीं किया या प्रभावी अध्ययन रणनीतियों का उपयोग नहीं किया, तो वह एक आंतरिक नियंत्रण योग आरोप लगा रहा है। इस स्थिति में विद्यार्थियों को यह महसूस होने की संभावना है कि वे अधिक प्रयास करके विभिन्न अध्ययन विधियों का आजमाकर या किसी शिक्षण या सहकर्मी से मदद लेकर अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार श्रेय एजेंसी यानी जिम्मेदार की भावनाओं से जुड़ा होता है, जिससे अक्सर कड़ी मेहनत और करने के भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त करने की प्रेरणा बढ़ती। अगर आप सोचो कि हम सीटेट का एग्जाम पढ़े ना और पेपर दे दिए जा करके, तो आप क्या हो जाएंगे, आप पास नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप अगर उस पर कड़ी मेहनत करेंगे और अच्छे से बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो इसीलिए जब विद्यार्थी किसी कार्य को अपनी सफलता का कारण आंतरिक और नियंत्रण योग, ठीक है, कारकों को मानते हैं, तो वे कड़ी मेहनत करने की संभावना। अब एक बार आप असफल हो जाओ, दोबारा सोचोगे कि हमें कौन पैसा दे 1200 रुपया, इसीलिए इसी बार अच्छे से मेहनत कर लो, पास हो जाओ। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 क्वेश्चन देखेंगे। प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी कि बढ़ावा नहीं किया जाता। बच्चों के विचार मंथन करने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को सहन अनुभव लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ज्ञान के पास ध्यान केंद्रित करना, कई दृष्टिकोण लाने पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर वाला। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28, बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का शिक्षकों द्वारा दृढ़ता से उत्साहित किया जाना चाहिए या शिक्षकों द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए। होना न केवल बच्चों को बल्कि वयस्कों में एक प्राकृतिक घटना है, या होना बच्चों की कम मानसिक समझ एक निश्चित संकेत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस विश्वास को सीखने का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो मैं लड़की हूँ इसीलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और ना ही कभी कर पाऊंगी। तो यही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भाई लड़की हो चाहे लड़का हो, जो पढ़ेगा उसका अच्छा प्रभाव रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के। लास्ट क्वेश्चन है, यहीं तक है, इसमें 29 ही क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो आप लोगों ने 29 में से कितने सही किए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कैसी क्लास लगती है आप लोग ये बात जरूर बताइएगा साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।